अब्दुल्ला साहब, सूरत हाल तो हमें हर गुजरते दिन के साथ अजीबोगरीब ही नज़र आ रही है और ईरान के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से तेल की आमदनी में कमी हुई है, फैक्ट्रीज़ की तबाही हुई है, ज़ाहिर फैक्ट्रीज़ बंद हैं, ईरान के जो मुआशी मसाइल हैं उससे भी ईरान को जो है फ़िलहाल ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे गुजरना पड़ा है। ऐसे में कैसे जंग को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, तवील हो सकती है? आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल ईरान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? वो तो नजर नहीं आता। देखिए, कंट्रोल की तो जरूरत नहीं है ना शना साहिबा। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ना अमेरिका का भी कंट्रोल कर सकता है, ना ईरान का भी मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई और मुल्क कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी आबी गुजरगाह है जहां के एक तिजारती ट्रैफिक चलती है। 130 जहाज रोजाना गुजरते थे अच्छे वक्तों के जी। अंदर। अब इनमें से अगर एक जहाज को भी किसी तरह से निशाना बना दिया जाए तो पीछे तमाम ट्रैफिक रुक जाती रुक है। जाती है, इसकी बिल्कुल। मिसाल आप देख लें कि चंद लड़के बाले होते हैं, तो वो जब गैस की बंदिश हो जाती है तो वो मेन सड़क के ऊपर निकल आते हैं। होते वो 5-7 हैं, हाँ, हाँ। लेकिन वो पीछे पूरी ट्रैफिक को रोक ब्लॉक देते करते हैं। हैं। हाँ, अब ये यहाँ भी यही मामला है कि अगर एक जहाज लेट से किसी का भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, अगर वो हिट हो जाता है, जो कि किसी वक्त भी हो सकता है, उसको तो मुकम्मल तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर पीछे एक पूरा ब्लॉकेट खड़ा हो जाता है। अब जो आपने ईरान की मुश्किलात की बात की, देखें उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बुरी तरीके से तबाह हुआ। इस टाइम पे पैसों की किल्लत उनको मौजूद है क्योंकि तेल नहीं बिक रहा। पहले टी पॉट जो टी कप इंडस्ट्रीज थी जो इसकी चाइना की, वो उनसे तेल खरीद रही थी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अब वो तेल जो है वो वहां जाना बंद हो चुका है। इसके अलावा ऑयल प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर असर पड़ा है, तेल के कुएं खुश्क हो रहे हैं, 25 लाख लोग तकरीबन जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे इमारतों को नुकसान पहुंचा है, शहीदों की एक तवील फहरिस्त है, वगैरह वगैरह। और फिर असले के जखायर भी कम हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यही है वजह जिसकी वजह से मैंने कहा कि ईरान को अब समझना चाहिए कि नाक नहीं रगड़वानी, बल्कि अपने मामलात को सीधा करवाना है। और इसके नहीं, अंदर अब अभी किसी ईरान तो तरह क्लेम कर रहा है कि उनकी फ़ज़ाई पैदावार का 85% अभी भी बाकी मौजूद है उनके पास, जो कि अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर 85% है तो फिर आपके सामने सूरत हाल है कि ईरान तो स्ट्रांग है। फिजाई जो अभी उन्होंने हमला किया, जिसके अंदर अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमारे पास 3 पायलट उनके हैं, वो हो सकता है 3 से ज्यादा भी हों, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद यहाँ ये है कि इनका अगर ईरानियन एयरफोर्स जो कि पहले बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गई थी, पुराने 3.5 जनरेशन F4E फैंटम जहाज उनके पास पड़े हैं, लेकिन ये जहाज वहां तक पहुंचे कैसे, असल में ये है सवाल। जी। क्योंकि अगर ये जहाज वहां पहुंचे तो इसका मतलब है कि उनके एवियोनिक सिस्टम्स के अंदर कोई तब्दीली लाई गई, उनके रेडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया, उनके साथ जो मिसाइल पावर थी उसको बेहतर किया गया। और कम जनरेशन का जहाज होने का मकसद नहीं होता, बल्कि जहाज के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वही उसकी जो बर्तरी है वो साबित करता है। पूरी जंग के अंदर ये जंगी जहाज कहीं नजर नहीं आए। अब अचानक ये जंगी जहाज कैसे बाहर निकले और उन्होंने तमाम दिफाई सिस्टम्स को नाकारा बनाते हुए एक दूसरे मुल्क में चले गए, ये बड़ा खतरनाक अमल है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स मौजूद है, लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। ईरान एग्जैक्टली। मस्ट कम टू ए हॉल्ट नाउ। उनका ये क्वेस्ट है, ये उनको समझ जाना चाहिए कि अब ठंडी करके खा लें, गरम गरम खाएंगे तो मुंह और हाथ दोनों जलेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कि सूरत हाल तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि वो क़यादत जो कि जारहाना पॉलिसी को अपनाए हुए है वो फ़िलहाल तो फ्रंट फुट पर। चाइना को जो ऑयल की तरसील ईरान की तरफ से जाती है उसका रास्ता तब्दील किया गया है। समुद्री रास्ता था, फॉर श्योर सूरत हाल हमारे सामने है, ब्लॉकेड है। एक तरफ अमेरिका का भी है और ईरान की तरफ से भी पाबंदी है। अब ये जो तरीका है वो रेल राउट का तरीका है, रेल ट्रैक के ज़रिए से अब ये तेल पहुँचाया जाएगा। आपको लगता है कि उस मिकदार में तेल पहुँच पाएगा जितनी मिकदार में पहले पहुँचता था?
नहीं, ज़ाहिर है उस मिकदार में तो नहीं पहुंच सकता, और उसके अंदर भी अभी बहुत सारी कबाहतें हैं, हम्म। क्योंकि जो मुख्तलिफ रूट्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, उन रूट्स के ऊपर बहुत सारे अभी मसाइल हैं। और जाहिर है ये रूट्स हैं, आपको पता है अमेरिका, मैंने जैसे गुजारिश की, हम्म। अमेरिका में बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन ताकत अभी भी उनके पास मौजूद है। हाथी जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, हम्म। जब वो गिरता है तो दो चार को साथ कुचल देता है। हम्म। तो अब आप देखें कि ज़ाहिर है पुराने ताल्लुकात होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अगर सेंट्रल एशिया का रूट लिया जाएगा या पाकिस्तान का रूट लिया जाएगा, तो दहशतगर्दी को किसी टाइम पे भी परवान चढ़ाया जा सकता है। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट जॉब फॉर देम। हम्म। और ये दुनिया में होती रही है। अमेरिकन जो CIA सीक्रेट वॉर्स है, किताब पढ़ लें, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हाउएवर, हम्म। मेरा ख्याल है कि एक ट्रेन को उड़ाने के अंदर कोई, आपको पता है, ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए होती। एक पटड़ी को हम्म। उखाड़ना कितना कोई मुश्किल काम होता है। हम्म। अगर उसके अंदर सिर्फ 4 फुट का पीस ही निकाल दिया जाए तो वो सारा खत्म हो जाता है मामला। हम्म। और फिर अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने भी जितने भी CPEC के रूट्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन का कयाम किया, SSD जिसको कहा जाता है। हम्म। और उसके बावजूद जो है वो बहुत सारे मामलात जो ऐसे हैं वो नाखुशगवार वो हम्म। नजर आ जाते हैं। तो फिर दूसरी बात है मिकदार की, जिसका भी आपने जिक्र किया है। गो के ट्रेन का रूट बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। जाहिर है पानी का रूट सबसे सस्ता तरीन है हम्म। और सबसे सेफेस्ट भी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान को ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा ट्रेन के साथ तिजारत करना, बहुत सारी चीजें करना। हम्म। कोई बड़ा मामला हो तो और बात है, लेकिन ये जो एक लिक्विड चीज है जो कि फ्लेमेबल भी है, इसको हम्म। आग भी लग सकती है, मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है, कोई दरमियान में लूटने का भी खतरा है। तो हम्म। बहुत सारे मसाइल हैं। ये अभी इट इज टू अर्ली क्या ये कहा जाए कि जी ट्रेन के जरिए जो रूट है, गो के चाइना ने रेलवे नेटवर्किंग के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम्म। हम्म। और ईरान के साथ भी उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। CPEC के अंदर ईरान बाकायदा एक अहम तरीन पार्टनर में शामिल होता है। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। उन्होंने $56 बिलियन इस मकसद के लिए रखे हुए हैं। मुख्तस किए। तो हम्म। ईरान एक मुस्तकबिल तो है, लेकिन हम्म। जो ईरान और सऊदी अरब का कुर्बत है, वो मुस्तकबिल करीब के अंदर मुझे ज्यादा नजर आती है। मैं हम्म। ये समझता हूँ कि ये जो 14 ममालिक का एक इत्तेहाद कायम हुआ हम्म। नेवी के हिसाब से, पहली बात यह है कि ईरान को इस पे फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अरब दुनिया ने कोई भी हमले का अंदर, खासतौर पे सऊदी अरब ने अगर ऐसा को करना होता, तो वो ऑपरेशन फ्रीडम के दौरान मई के अंदर अपनी जमीन और अपनी फजा अमरीका को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता, जो कि नहीं दी। तो मेरा ख्याल है सऊदी अरब का ये किरदार हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर सऊदी अरब का ये है कि सऊदी अरब ने अगर पहले नहीं किया तो फिर अब उनकी पॉलिसी क्या है। सर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी नॉन कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है। जो वो थ्रू ये आउट हम कहते शुरू से हैं देख कि रहे हैं। हम्म। हाँ, मईशत को वो कहते हैं मैं फरोग दूं। हम्म। देखिए ना, पहले भी जो इस्लामी फौज और ये जो अभी मुआहिदा मक्का हुआ, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजों को गौर करना है कि हम्म। इसके अंदर कोई बढ़कर हमला नहीं है, हम्म। बल्कि अपने तिजारती रास्तों को महफूज और मुस्तहकम बनाना है। सच अ और वाइज ईरान, पॉलिसी। हम्म। हम्म। हाँ, ईरान एक ताकत बनकर उभरा है। आप ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका नहीं चल पाया तो बाकी ममालिक क्या करेंगे। तो ये जो 14 ममालिक का बहरी इत्तेहाद है, बुनियादी तौर पे असल में ये इसलिए है ताकि एक ऑल्टरनेट डेवलप कर दिया जाए, ताकि अमेरिका को एक यहाँ से एग्जिट करने का मौका मिल जाए, या उनको ये बावर करा दिया जाए that your services are no longer required here, we can manage our problems by ourselves। ये एक पॉलिसी मुझे फिलहाल नजर आती है। तो ईरान का वक्त के साथ अभी ये देखें, और 2-4 महीने बड़े अहमियत के हामिल हैं। टिल द टाइम अमेरिका के अंदर इंतखाबात का अमल मुकम्मल नहीं होता, और जो नेतन्याहू है वो अपने नाजायज रियासत के नाजायज इलेक्शन के अंदर जो भी नताइज उसके आते हैं वो वक्त बताएगा। तो ये मेरे ख्याल में नवंबर के बाद सिचुएशन विल बी मोर क्लियर। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि नवंबर से पहले कोई ऐसा काम करे जिसके अंदर बराह रास्त उसको इलेक्शन कैंपेन में शुभ की उठाने पड़े। लेकिन वही वाली बात है कि वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, लगता है कि जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई है।
ये ईरान की जो स्टेटमेंट है कतर के पास, जो इनके 3 ईरानी लड़ाका पायलट्स के कैद होने की खबरें, और कतर फोशोर इसकी इन दावों की तरदीद कर रहा है, इस पे सदाकत कितनी है? 3 पायलट्स, उनकी गिरफ्तारी, वहाँ पर मौजूद होना, और कतर कह रहा है इस तरह की कोई खबर है ही नहीं दूर दूर तक। देखें, अगर है भी तो जंग है ना हम्म। सना साहिबा, हम परेशान क्यों होते हैं? जंग हम्म। होती है, जंग में कैदी भी बनते हैं। अभिनंदन नहीं बन गया था, बन गया था, फिर वापस भी छोड़ दिया पाकिस्तान ने। यूनाइटेड नेशन के कवानीन मौजूद हैं उसके ऊपर। अमेरिका वैसे मानता तो नहीं है किसी यूनाइटेड नेशन वगैरह को, लेकिन इस सब के बावजूद अगर है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो ठीक है। लेकिन वो आपको याद होगा पर्ल हार्बर पे जब जापानीज ने अटैक किया था तो वो वन साइडेड मिशन था, सुसाइड मिशन था, और उन्होंने कफन पहन के आए थे, उनको पता था कि हम सिंगल साइडेड हैं। तो ईरान के जो जज्बा अभी देखने में आया है उससे 2 बातें बड़ी, मतलब जो एक तो जाहिर है उनका ये जज्बा कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना एरियल स्ट्राइक कर देंगे। इससे तो वजाहत से ये नजर आता है कि अमेरिका ने अपने तमाम जो एयर बेसेस थे वो वहां से फारिग कर दिए हुए हैं। वहां एक जहाज मौजूद नहीं है, वहां एक मिसाइल इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है जो जाके इन जहाजों को इंटरसेप्ट कर सकता। दिस इज क्वाइट एन अलार्मिंग सिचुएशन। दिस शोज दैट रिट्रीट का बिगल ऑलरेडी बज चुका है। इजराइल लेबनान जंग भी बढ़ती नज़र आ रही है, कशीदा सूरत हाल तो हम देख रहे हैं, और ऐसे में इजराइल का ये दावा जो अटैक किया गया है अभी रिसेंटली इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर, इस हमले में 11 अफराद तो जान से गए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो सीनियर कमांडर है अबू हसन, उसकी हलाकत का दावा भी इजराइल कर रही है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जो ईरान की तरफ से भी फौरी स्टेटमेंट आई है कि अब तो मुज़ाकरात की तरफ बात किसी सूरत जाती नज़र नहीं आती। जी, वो असल में लितानी दरिया के ऊपर, गालिबन यही नाम है उसका, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश है, क्योंकि अरसा दराज से इजराइल की नाजायज रियासत की ये ख्वाहिश रही है कि वो किसी सूरत जो है वो पानी के जखायर के ऊपर कब्जा करे और उसके अंदर इजाफा करे, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर की जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर पाए। दूसरा उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे जितना भी अमेरिकन असला था वो यूरोपियन कमांड से, दीगर कमांड से बुला के यहाँ ईरान जंग के अंदर झोंक दिया गया। उसमें ज्यादा से ज्यादा असला तो डिप्लीट हो गया। अब जो दूसरी जानिब रह गया लबनान का, लबनान में उनको मिसाइल और इंटरसेप्टर तो चाहिए नहीं है, वहां जमीनी फौज की कार्रवाइयां और दीगर जो आर्टिलरी गन फायर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए लबनान के फ्रंट को उसने ओपन रखा है, क्योंकि उसको ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, और अगर ये दिन गिने जा चुके हैं और मशरिक वस्ता से अमेरिका की वापसी का सफर शुरू हुआ चाहता है तो जल्दी जल्दी वो अपने मजमूम मकासद जो हैं उनको पूरा कर ले। यही वजह है कि लबनान जंग के अंदर फिलहाल जो मामलात हैं वो गर्म ही हैं, लेकिन अगर ये अमेरिका के मामलात इधर से सुलझ जाते हैं और मशरिक वस्ता से वो अपने आप को रोल बैक करके इजराइल की तरफ ले जाते हैं तो ईरान का नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो लबनान जंग के हवाले से अपना मजबूत किरदार अदा करना होगा, और ये तो वो करेंगे।